पालो लो, गोर पालो लो, और पालो लो रे मैत बकारा। यो छ मेरी जन्म भूमि, यो छ मेरी बरसों की याद। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका स्वस्थ पशु खुशहाल किसान कार्यक्रम में। और मैं हूं आप लोगों का रेडियो साथी नारायण मेहता। श्रोताओं, आज किसान सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं है, बल्कि अब इसका दायरा पशुपालन और डेयरी व्यवसाय तक भी फैल चुका है। आज गांव-गांव में युवा नई सोच और नई तकनीक के साथ दुग्ध व्यवसाय को अपनाकर न सिर्फ खुद आत्मनिर्भर हो रहे हैं, बल्कि औरों के लिए भी एक मिसाल बन रहे हैं। सोचिए, जब गांव का ही एक बेटा पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश में शहरों का रुख करने के बजाय अपने ही गांव में रहकर मिनी डेयरी शुरू करता है, तो ये सिर्फ उसका ही नहीं, पूरे गांव का भविष्य बदल देता है। मशीनों से दूध निकालना और अच्छे नस्ल की गायें पालना और स्वच्छता का खास ध्यान रखना, यह सब देखकर लगता है कि हमारे युवा वाकई गांव की तस्वीर बदल सकते हैं। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे ही युवा से जिसने मिनी डेयरी की शुरुआत करके यह साबित कर दिया है कि अगर इरादे पक्के हों तो गांव में रहकर भी सफलता की ऊंचाइयां छुई जा सकती हैं। हम पहुंचे हैं ग्राम गढ़गांव में, जहां आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं हिमांशु बिष्ट जी। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बातचीत कार्यक्रम में। नमस्कार सर, कुमाऊं वाणी की सभी व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हिमांशु बिष्ट ग्राम गढ़गांव से, पोस्ट नथवाकांड, ब्लॉक रामगढ़, डिस्ट्रिक्ट नैनीताल से हूं। तो हिमांशु जी, बातचीत का क्रम आगे बढ़ाते हैं और बताइए कि कैसे आपने इस डेयरी की शुरुआत करी। डेयरी की शुरुआत मैंने वर्ष 2022 में करी। उससे पहले की मेरी जो एजुकेशन थी वो मैंने हल्द्वानी से ली थी जी। जो पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने वहाँ से किया हुआ था। उस दौरान मेरे जो माइंड में चल रहा था कि एक जॉब को ना करते हुए मैं बिजनेस को ही चूज़ कर रहा था जी। तो हल्द्वानी में मैंने रेस्टोरेंट लिया हुआ था उस बीच में, उससे पहले वर्ष 2022 से पहले जी। तो उसके बाद रेस्टोरेंट लेने के बाद धीरे धीरे कोरोना आया। कोरोना के आने की स्थिति में घर आगमन हुआ। घर आगमन होने के बाद यही रहा कि यहीं रह के कुछ करना है जी। तो जो गाय है, गाय से मेरा बचपन से ही एक विशेष नाता रहा। शुरुआत से हमारे पास 2-2, 3-3 गाय रहती थी। तो इसलिए गाय को देखते हुए एक नया विचार बना कि डेयरी फार्मिंग को हम पहाड़ में कर सकते हैं। बिल्कुल। तो सर, आपने अपने व्यवसाय को बाकी जो परंपरागत डेयरी हैं उससे अलग कैसे करा? इसमें जो है ये परंपरागत जो डेयरियां चली आ रही हैं, जो गाय लोग अब घरों में पालते हैं, उनको ना करते हुए मैंने इसमें थोड़ा सा साइंटिफिकली तरीके से मैंने इस काम को किया है। इसमें थोड़ा सा मशीनरी ऐड करी है ताकि गायों की सुविधा के साथ साथ हमें भी सुविधा मिले। बिल्कुल। तो लगभग अभी वर्तमान में आपके पास कितनी गाय हैं और कितना अभी आप उत्पादन कर पा रहे हैं? देखिए, अभी के टाइम पे मेरे पास 10 से 12 जानवर बड़े हैं और बाकी छोटे हैं 4 से 5 जानवर जी। और टोटल मिला के 15-16 जानवर हैं। अभी ऑलमोस्ट सारी गाय मेरी प्रेग्नेंट है, ड्राई पीरियड पे चली हुई हैं। फिर भी हम 60 से 70 लीटर दूध का प्रोडक्शन कर रहे हैं। जब सारी गाय हमारी काविंग पे आती हैं तो हम 150 से 200 लीटर के बीच में रहते हैं। बिल्कुल। तो सर, इसकी मार्केटिंग के लिए आपने कोई नया प्रयास, या मार्केट आसान है कि या फिर चैलेंज है? मार्केट थोड़ा सा चैलेंज कहेंगे इसको, ज़्यादा आसान तो नहीं कह सकते। अभी दूध जो है वो बल्क में ही जा रहा है हमारा आंचल पे, और घी हम बनाते हैं। घी का हम मार्केटिंग लोकल में और थोड़ा सा जो बाहर के गेस्ट आते हैं उनके द्वारा हम लोग मार्केटिंग करते हैं। बिल्कुल है। तो जो आप काम कर रहे हैं और वर्तमान की अगर हम बात करें, युवाओं की अगर हम बात करें, तो एक तो माता पिता का ख्वाहिश ये रहता है कि बच्चा अच्छी एजुकेशन अगर लेता है उसके बाद एक अच्छी नौकरी करेगा, लेकिन आपने चुना दुग्ध व्यवसाय और डेयरी फार्म शुरू करा। तो कैसा रुझान था घर वालों का, परिवार का, या आपके साथियों का शुरुआत में?
बिल्कुल, घर वालों की स्वेच्छा शुरू से नौकरी की ही थी। लेकिन जब मैंने बताया कि आपको रेस्टोरेंट खोला, मैंने उससे पहले घर वालों को बता दिया था कि मेरा नौकरी में रुझान ना रह के बिजनेस पर रुझान रहा है। बिल्कुल। तो घर वालों का नॉर्मल ही था कि अपनी समझ से जो करना है वो करो, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। हाँ। ये मेरे पापा का कहना था। तो इसी वजह से पापा लोग का बहुत सपोर्ट रहा। इस काम में भी आगे जो रेस्टोरेंट किया था मैंने, उसमें भी सपोर्ट था। हालांकि वो नहीं चल पाया कोरोना काल के चलते, लेकिन इस काम पे पापा का मम्मी का बहुत सपोर्ट रहा। उनके बिना मैं कुछ नहीं कर पाता। बिल्कुल, तो अच्छी बात है, अगर परिवार का सपोर्ट होता है तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। तो सर वापस आते हैं अपनी बातचीत की ओर। तो जो आप फार्मिंग कर रहे हैं अभी, इसमें स्वच्छता का आप कैसे ध्यान देते हैं? जो दूध वगैरह निकालना है या उनका बाड़ा वगैरह है, तो क्या नई तकनीक या नए प्रयास आप कर रहे हैं ताकि हमारे श्रोताओं को भी पता चले कि आप हाइजीनिक का भी ख्याल रखते हैं? बिल्कुल। दूध जो हमारा रहता है, दूध के लिए हमने मिल्किंग मशीन का उपयोग किया हुआ है, जिसमें हैंड मिल्किंग ना हो करके मशीन के द्वारा हम मिल्किंग करते हैं, जो डायरेक्ट थनों से बकेट में दूध मिलता है, जिसमें हाथ नहीं लगता है, तो प्योर हाइजेनिक रहता है दूध। और सफाई की बात करें हम, सफाई में हमने पोटेशियम परमैंगनेट करके एक दवा आती है, उसका हम छिड़काव करते हैं ताकि कोई भी कीटाणु हमारे गायों को ना छुए, ना दूध में आए। इसलिए सफाई के दौरान हम पोटेशियम परमैंगनेट का यूज़ करते हैं। बिल्कुल। तो जो आप काम कर रहे हैं, आपका जो कदम है, इसका असर लोगों में कैसा पड़ा है? जो आपने काम करा, क्या आपको देख के किसी ने और ये काम शुरू करा या पूछते हैं कि ये काम अगर हम शुरू करते हैं कैसा रहेगा? बिल्कुल, गांव के साथ साथ ही अदर जो गांव हैं हमारे, वहाँ के लोग भी मेरे को यही पूछते हैं कि ये काम तू सही कर रहा है, कैसे करते हैं, क्या करते हैं। लोग आते हैं यहाँ पे, गायों को देखते हैं, पूछते हैं। कुछ लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, कुछ लोग करने वाले हैं। बिल्कुल, यानी कि लोग इस काम को पसंद कर रहे हैं, आप कह रहे हैं। बिल्कुल। ये काम हमारे क्षेत्र के लिए बहुत नया काम था जब मैंने स्टार्ट किया हुआ था। अभी के टाइम पे एक आय का स्रोत बहुत अच्छा बन चुका है लोगों की नज़र में, इसलिए लोग इसको ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। बिल्कुल। अब बात आती है सर, क्योंकि वैसे पहाड़ है, पहाड़ में जितने लोग खेती बाड़ी करते हैं वो गाय बच्चियों का पालन करते ही करते हैं, और अब छोटी छोटी डेयरियों में वो लोग भी जुड़ चुके हैं। लेकिन आप एक बृहद रूप में ये काम कर रहे हैं। तो कोई भी जब हम काम करते हैं, अच्छाइयाँ तो सब लोग देखते भी हैं और उजागर भी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये काम बहुत अच्छा ही है तो इसके पीछे चुनौतियां नहीं हैं। तो चुनौतियां किस तरीके की अभी आपको वर्तमान में आ रही हैं ताकि भविष्य में उसको आप सुधारें, या फिर विभागीय लोग अगर आपको सुन रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, तो वहाँ मदद करें? चुनौतियाँ तो सिर्फ स्टार्टिंग टाइम पे बहुत सी चुनौतियाँ आई थी मुझे, जैसे कि बीमारियों का कोई पता नहीं था मुझे, कैसे ट्रीट करना है, कैसे ट्रीटमेंट लेना है। स्टार्टिंग टाइम पे बहुत प्रॉब्लम आई, मेनली मस्टाइटिस की, जो गायों में दिक्कत रहती है। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, सीखते गए चीज़ों को। मेन जो दिक्कत आती है यहाँ पे, वो ढुलान के आती है, जो समस्या मतलब रोड से घर जो तक पशु चारा आप वगैरह लाते हैं, चारा लाने की समस्या है जी, मेन वही है। तो सर जो आप चारे की आपने बात करी, तो क्या जो रैंडमली यहाँ जिस तरीके से जो घर में खेतों में घास होती है उसी से गुजर बसर इनका हो जाता है, या फिर अलग से आपको कि लाना पड़ता है घास? मेन जो घर पे रहता है वो चारा तो काम आता ही आता है, लेकिन मेन चारा जो है साइलेज करके होता है, जो जिसको बोलते हैं मक्के का अचार या पशु अचार। जी जी। अचार के तौर पर काम करता है। उसमें ड्राई मैटर बहुत अच्छा रहता है। जितनी बड़ी गाय होगी उसको साइलेज के बिना पालना बहुत कठिन रहेगा। इसलिए आंचल डेयरी से और समितियों से हमारा कांटेक्ट है, वहाँ से वो लोग हमें साइलेज प्रोवाइड करते हैं। जी। तो सर जब आपने ये काम शुरू करा, क्योंकि इतना बड़ा काम करना इतना आसान है नहीं, तो शुरुआत में आपने कोई विभागीय मदद ली या फिर अपने तरीके से इस काम को शुरू करा? शुरुआत में मेरे को स्टार्ट करना ही था, तो पापा को मैंने बोला था कि डेयरी स्टार्ट करनी है, तो 2 गाय पापा ने दिलवाई थी। उसी से इतनी गाय बनी पड़ी हैं, और एक ने एक गाय जोड़ी, एक ने एक गाय जोड़ी, ऐसे करके अभी इतना बड़ा एम्पायर खड़ा हुआ है। बिल्कुल, यानी कोई सरकारी या गैर सरकारी मदद आपने कहीं से इसमें नहीं ली? नहीं, अभी तक तो नहीं ली।
तो कभी सोचा नहीं, क्योंकि आज तो जो हम कई बार आए दिन सुनते हैं कि स्वरोजगार के लिए बहुत सारे जो ऋण वगैरह हैं या सब्सिडी वाली इस तरीके की चीज़ें हैं, तो क्यों ना उनका सपोर्ट लिया जाए, ऐसा कभी मन में ख्याल? बिल्कुल, ये फ्यूचर प्लान मेरा अब बन रहा है इसको थोड़ा सा और बिल्डअप करने के लिए। तो उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि ये विभागीय जो योजनाएं हैं उनको इंक्लूड करा जाएगा। बिल्कुल, तो बहुत सारे युवा जो आपको सुन रहे हैं और अगर वो भी करना चाहते हैं तो उनको कोई टिप्स कि आप किस तरीके से कर सकते हैं इस डेयरी फार्मिंग को? देखिए, डेयरी फार्मिंग अगर किसी को स्टार्ट करना है तो पहले मेन है नॉलेज। और डेयरी फार्मिंग करने के 3 रामबाण टॉपिक हैं जो हैं ब्रीडिंग, फीडिंग और मैनेजमेंट जी। इन तीनों को अगर किसी ने अच्छे से समझ लिया तो वो इस काम में सक्सेस हो जाएगा। अगर कोई तीनों में से एक भी अगर उतार चढ़ाव में रह गया तो काम फेलियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रह जाते हैं। जी, तो सर आपने जो ये पशुओं का चयन ये कैसे करा, क्योंकि ये भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है और वृहद स्तर पर अगर हमने कोई चीज़ करनी है तो लोग कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि अगर इस पशु को लेंगे तो कम से कम इसने इतना दूध देना चाहिए, तो ये कैसे आपने चयन करा? स्टार्टिंग टाइम पे जब मेरे मन में ख्याल आया कि इस डेयरी फार्मिंग भी पहाड़ों में हम कर सकते हैं, तो मैंने 4-5 डेयरियों में एक्सप्लोर करा, विज़िट करा। तो वहाँ के जब ऑनर से मेरी बातचीत रही तो उन्होंने बहुत कुछ समझाया था। वहाँ के पर्सनल उनके डॉक्टर्स थे, तो उनके साथ मैं बैठा रहता था, उनके साथ बात करता था। तो उन्होंने मेरे को बहुत नॉलेज दी कि इस जनरेशन की गाय होती हैं, ऐसी गाय होती हैं, इतना प्रोडक्शन होता है, इतना हम प्रॉफिट कर सकते हैं। ये सारा जो था हमको वहीं से नॉलेज मिली। तो धीरे धीरे उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने गायों का चयन वहीं से किया। यानी कि आपने एक्सपोजर किया अलग अलग डेयरी में जाके। तो सर अभी जैसे डिपार्टमेंट बहुत सपोर्ट करता है, पशुपालन विभाग पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारा काम कर रहा है, तो वो अगर आपको सुन रहे हैं रेडियो पर, कोई सजेशन विभागीय लोगों के लिए कि अगर इस तरीके से इस काम को अगर आप सपोर्ट करते हैं या ये करते हैं तो उससे कहीं ना कहीं युवाओं को इस काम को करने में आसानी होगी? जी, मेन तो यहाँ लोगों को नॉलेज नहीं है। अच्छा। मेन ब्रीडिंग की नॉलेज नहीं है, तो जगह जगह विभाग द्वारा लोगों को बताया जा सकता है कि ब्रीडिंग कितना महत्वपूर्ण, इस डेयरी बिजनेस के लिए ब्रीडिंग बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो बता सकते हैं विभाग वाले। या फिर जो भी सीमन एक ऐसी चीज़ है जो ब्रीडिंग पे बहुत काम आता है। जी। तो सीमन यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का हमें नहीं मिल पाता। मैं भी जो सीमन यूज़ करता हूँ मैं बाहर से इंपोर्ट करता हूँ, बाहर से लेके आता हूँ, वही सीमन अपने फार्म पे लगाता हूँ। तो सीमन यहाँ पे नहीं मिल पाता। सीमन प्रोवाइड कर सकते हैं, जगह जगह स्टॉल लगा के लोगों को बता सकते हैं। देखिए, जो सीमन हम लेने के लिए यहाँ से 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, वो सीमन अगर हमको नज़दीकी अस्पताल में अगर प्रोवाइड हो सकता है तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। और प्लस मेडिकली सुविधाएं जो हैं इन गायों के लिए, दवाइयाँ बहुत ज़रूरी होती हैं, तो इनकी अगर दवाइयाँ हमें नज़दीकी तौर पर मिलने लगेगी तो वो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल है। तो सर बहुत अच्छी बातचीत आपके साथ में हुई और उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोताओं के लिए भी ये जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि इस तरीके का जो काम हमारे युवा बढ़ चढ़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को ये प्रेरणा भी देते हैं। तो अंत में जाते जाते आप हमारे सुनने वाले श्रोताओं को संदेश में क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। काम करने के लिए मेहनत और लगन की ज़रूरत होती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि डेयरी फार्मिंग ही चूज़ करो। आप कोई भी काम करो उसको मेहनत और लगन से करो। धन्यवाद। श्रोताओं, आज का कार्यक्रम यहीं तक। उम्मीद करते हैं कि यह कार्यक्रम आपके लिए जानकारीप्रद रहा होगा। सुनते रहें कुमाऊं वाणी आपन रेडियो आपन बात।